सहस्त्र अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश पटेल आज आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एक योजना के संदर्भ में विस्तृत, व्यापक और गहन चर्चा करने वाला हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 2018 से ही जैसे ही यह सरकार गठित हुआ है तब से सरकार किसान और मजदूर के प्रति काफी गहन रुचि रख रहा है। उसके आर्थिक आयामों पर बहुत चिंतित है और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जनहितैषी, लोकहितैषी योजनाएं लॉन्च करते आ रहा है। इसी क्रम में अगस्त महीने में बारी है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। यह योजना राजीव गांधी जयंती अभी हाल ही अगस्त महीने में देखा गया, उसी के संदर्भ में इसे लॉन्च किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी गांवों का राज्य है, जहां एक ग्रामीण आबादी निवास करती है और उस ग्रामीण आबादी में लघु, सीमांत और भूमिहीन कृषक आपको नजर आते हैं। जो भूमिहीन कृषि मजदूर है, यानी कि यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूर की व्याख्या भी करती है और उसे आर्थिक अनुदान प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत राजस्व विभाग के अंदर यह एक नोडल एजेंसी राजस्व विभाग के अंदर के रूप में आपका लॉन्च किया गया है और इस योजना अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूर को भी परिभाषित किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूर से आशय ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी कृषि योग्य भूमि नहीं है, वह अपने जीविकोपार्जन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है, ना ही उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास ऐसी कोई जमीन है जहां पर खेती की जा सकती है। उसे इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में परिभाषित किया है। क्योंकि इस योजना में ग्रामीण जुड़ा हुआ है, अर्थात यह योजना केवल और केवल ग्रामीण इलाकों के लिए है। साथ ही आप याद रखेंगे, इस योजना में नोडल एजेंसी के रूप में राजस्व विभाग कार्य कर रहा है, अर्थात सरकार पैसा जो है राजस्व विभाग को देगी और राजस्व विभाग फिर उसको क्या करेगा, आवंटित करेगा। इस योजना के बहुत मायने हैं, चाहे आप एज अ इंफॉर्मेशन देख ले, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के रूप में देख ले, चाहे एक गांव के जिम्मेदार नागरिक के रूप में देख ले, तो यह योजना आपके लिए मायने रखता है। इस योजना के विस्तृत रूपरेखा के रूप में यदि देखा जाए तो इसके योजना के उद्देश्य, इसके कार्य क्षेत्र, इसमें हितग्राही की पात्रता, पंजीयन कैसे करना है और कौन इस योजना के लिए अपात्र होंगे, इसके लिए कोई समिति गठित किया गया है और इससे प्रशासनिक व्यय कितना आना है, कितनी अनुदान राशि मिलेगी, इन सभी को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए बिना देर किए यह योजना अपन प्रारंभ करते हैं। राजीव गांधी को समर्पित यह योजना ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर को आर्थिक संबल प्रदान करेगा, साथ ही साथ उसके आर्थिक समृद्धि, आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास पर भी एक वज्र की तरह कार्य करेगा। आप याद रखेंगे, यह जो योजना है अपने साथ मुख्यतः दो उद्देश्य लिए प्रस्तुत किया गया है। इस योजना के संदर्भ में आप याद रखेंगे, यह योजना पहली बात यह बताता है कि सबसे पहले भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान किया जाएगा, फिर उसके वार्षिक बेसिस पर आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक, आर्थिक अनुदान के माध्यम से ऐसे जो परिवार हैं, इनके शुद्ध आय में वृद्धि करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से है।
आप याद रखेंगे योजना का कार्य क्षेत्र चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है और छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में भूमिहीन कृषि मजदूर कार्य करते हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर जो है केवल और केवल सरकार के कार्यों पर और अपने ग्राम में जो बड़े लोग हैं उनके घर में कार्य कर अपने आय को क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, आय को प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में पूरा छत्तीसगढ़ इसके कार्य क्षेत्र में आना है, यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी 32 जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाना है। आप ये भी याद रखें कि 2021-22 वित्तीय वर्ष से यह योजना प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा इस योजना को इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, लेकिन वास्तविक धरातल पर कौन उतारेगा? वास्तविक धरातल पर उतारने की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उन्हें क्रियान्वयन एजेंसी का नाम दिया गया है और क्रियान्वयन एजेंसी 2 स्तर पर रखा गया है। राज्य स्तर पर यदि क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें तो आयुक्त या संचालक भू अभिलेख होंगे, जबकि जिला स्तर पर जिलाधीश या कलेक्टर इसके एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। आइए अगली बात को इस पे देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत इस योजना की यदि हम हितग्राही पात्रता की बात करें, अर्थात कौन व्यक्ति इस योजना के लिए योग्य हो सकता है, तो देखिए 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में निर्धारित पात्रता रखना अनिवार्य है। आप याद रखें हितग्राही छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सभी कृषि मजदूर परिवार पात्र होंगे जिनके पास खेती करने के लिए कृषि भूमि नहीं है। साथ ही साथ इसमें स्पष्टीकरण यह भी दिया गया है कि वो व्यक्ति जो पट्टे पर कोई शासकीय भूमि प्राप्त किया है या उसे वन अधिकार प्रमाण पत्र के तहत कोई भूमि मिला है तो उनको अपात्र माना गया है, क्योंकि ऐसे भूमि कृषि भूमि के क्षेत्र में आते हैं। यदि मान लो कोई अत्यंत ही गरीब है और उसे आवासीय प्रयोजन के लिए कोई भूमि प्राप्त है, रहने के लिए कोई भूमि मिली है, जगह मिला है, ठेका मिला है, ठिकाना मिला है, तो वो व्यक्ति पात्र होगा, क्योंकि आवासीय भूमि कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आता है। अगली बात याद रखें, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना के संदर्भ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार जो है एक पोर्टल भी लाया है। उस पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। अभी आगे देखेंगे कि वो पोर्टल कौन सा है, कैसे इसका पंजीयन करेंगे। पंजीकृत हितग्राही के मुखिया, मान लो कोई पंजीयन करा लिया है और अचानक उस परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती, तब की स्थिति में क्या होगा? तब घबराने की बात नहीं है। जो उस परिवार का मुखिया होगा, अगला मुखिया होगा, उसके मृत्यु के बाद वो फिर से क्या करा सकता है? अपना नाम ऐड करा सकता है, जुड़वा सकता है। और अंतिम बात देखें, असत्य जानकारी, यदि आप पंजीयन के दौरान, प्रविष्टि के दौरान कोई मान लो गलत जानकारी प्रदान करते हैं, तो गलत जानकारी प्रदान करने की स्थिति में जब आपका पहचान हो जाता है कि आपने गलत प्रविष्टि किया है, गलत जानकारी भरा है, तब की स्थिति में जो आपके ऊपर विधिक कार्यवाही होगा, साथ ही साथ जो पैसा आपको मिला है वो पैसा आपको देना पड़ेगा। अर्थात विधिक कार्यवाही के दौरान मिले हुए पैसे की उगाही भी राज्य शासन करेगी। चलिए अगली कड़ी पर इस योजना में देखते हैं कि यह योजना में पंजीयन कैसे करें, इस योजना का पंजीयन कैसे होगा। तो आप याद रखें, इस योजना का पंजीयन के लिए जो पोर्टल है वो पोर्टल ये है rgbkmny.cg.nic.in में क्या करना है? पंजीयन करना है। पंजीयन का कार्य जो है 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 के बीच में होगा। इसी तारीख में आपको पंजीयन कराना है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे, जो आपका भूइयां रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो राज्य सरकार का भूइयां रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के आधार पर जो दस्तावेज आप प्रस्तुत करेंगे, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पासबुक की प्रति हो, चाहे अन्य कोई जरूरी दस्तावेज है जिसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं,
उस आधार पर इसका परीक्षण होना है। दस्तावेज जब आप इस योजना के लिए ग्राम सचिव के पास फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उसके आवेदन में आपको मोबाइल नंबर भी मेंशन करना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर के साथ आधार नंबर भी आपको क्या करना है, तो आधार नंबर भी आपको मेंशन करना आवश्यक है। यदि आधार नंबर नहीं है आपके पास, तो जो विभाग है वो कुछ न कुछ UIDAI के तहत जो है व्यवस्था करेगी, परंतु आधार नंबर इसमें जरूरी है। आप याद रखेंगे, सभी दस्तावेज के साथ मोबाइल नंबर भी देना है और सचिव से प्राप्त जो आवेदन है उसको निर्धारित समय में जमा करना भी जरूरी है। पोर्टल में सभी प्रविष्टि होने के बाद जो राजस्व अधिकारी होगा, नायब तहसीलदार, ये आपके दस्तावेज की क्या करेंगे, परीक्षण भी करेंगे। इसके पश्चात जो है रिकॉर्ड के जो हुई रिकॉर्ड होगा उसके आधार पर परीक्षण होगा, उसके बाद आधार पर अब जो प्रविष्टि हो चुकी है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ेगी तो अंतिम सत्यापन वगैरह होगा। चलिए, पंजीयन के पश्चात अब देख लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो अपात्र होंगे, जो पूरी तरह से अपात्र या अयोग्य होंगे। तो निर्हरता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को अपात्र माना गया है या अपात्र बताया गया है जो नगरीय क्षेत्र के निवासी हैं। योजना में स्पष्ट रूप से ग्रामीण कहा गया है, अर्थात नगरीय क्षेत्र के सभी व्यक्ति अपात्र होंगे। संवैधानिक पद धारण करने वाले, अर्थात किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी, चाहे वो कार्य कर रहे हो, चाहे आपके सेवा प्रदान कर चुके हो, सेवानिवृत्त हो, वो भी क्या होंगे, अपात्र होंगे। आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन भोगी, मान लो किसी डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग बाहरी चीजों के द्वारा उसे फिलअप किया गया है वो व्यक्ति, और जो आपका डेली वेजेस दैनिक वेतन भोगी है वो भी क्या होगा, अपात्र होगा। स्थानीय निकाय के सभी कर्मचारी अपात्र होंगे, चाहे कोई भी स्थानीय निकाय हो। कोई भी मंत्री राज्य शासन के हो चाहे केंद्र शासन का हो, कोई भी मंत्री इसके लिए अपात्र होगा। आप याद रखेंगे, सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य या अध्यक्ष हो, चाहे गांव का सरपंच या पंच हो, ये भी क्या होगा, अपात्र होगा। इनकम टैक्स दायर करता, अर्थात जो व्यक्ति इनकम टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, वो भी अपात्र की श्रेणी में ही रखा जाएगा। आप याद रखेंगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस योजना के तहत अपात्र बताए गए हैं। तो अपात्र के संदर्भ में इतनी बातें आपको जाननी थी। चलिए अब देखते हैं कि इस योजना अंतर्गत हितग्राही जो परिवार है उसके फॉर्म का, आवेदन का सत्यापन कैसे होना है। तो अंतिम सत्यापित सूची जिला स्तर पर कलेक्टर तैयार करेंगे। आवेदन आएगा, फिर उसके बाद वो अपने अगले कड़ी में जाएगा, उसके बाद अंतिम रूप से कलेक्टर के पास इसको जाना है। कलेक्टर महोदय जो है अंतिम सूची क्या करेंगे, तैयार करेंगे। साथ ही साथ जो तैयार अंतिम सूची होगा उसमें नया नाम भी जोड़ने का प्रावधान है। 4 माह के भीतर अंतिम सूची तैयार होगी, यानी कि योजना का जो अंतिम पंजीयन तिथि होगा उसके अगले 4 माह तक किसी भी स्थिति में अंतिम सूची तैयार हो जाने की व्यवस्था की गई है। आप याद रखेंगे, अंतिम सूची संशोधन या बदलाव, ठीक है, मान लो अंतिम सूची कलेक्टर तैयार कर लिए है, कलेक्टर साहब ने अंतिम सूची तैयार करके सौंपने की तैयारी कर ली है, तब इस स्थिति में मान लो उसमें बदलाव या संशोधन करना है, तो उसके लिए एक समिति है जिसे जिला अनुश्रवण समिति कहा जाता है। अभी आगे अपन चर्चा भी करेंगे कि कितने समिति हैं, कौन कौन से हैं, क्या करेंगे। तो इसके तहत आपको क्या करना है, उस पर अनुशंसा के लिए आवेदन देना है। वो अनुशंसा करेगी संशोधन होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं योजना की अनुदान सहायता राशि। इस योजना का उद्देश्य है कि भूमिहीन कृषि मजदूर को आर्थिक सहायता देना है, आर्थिक अनुदान प्रदान करना है। तो इसमें आर्थिक अनुदान कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखेंगे कि इसमें जो अनुदान राशि का प्रावधान है वो 6,000 रुपए, 6,000 पर एनम आपको मिलेगा, यानी कि यह प्रति वर्ष दिया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2021-22 से इसको प्रारंभ होना है। परिवार का जो मुखिया रहेगा, जिसके नाम पर आवेदन जाएगा,
उस व्यक्ति को चाहे तो एक किस्त में या 2 किस्त में सरकार अपनी सुविधा के अनुसार ये राशि आवंटित करेगी। बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ये स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरा जाएगा तो उस समय बैंक खाता का पासबुक भी लिया जाएगा, तो उसी में सरकार जो है डायरेक्ट उसके मुखिया के खाते में ट्रांसफर करेगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगली बात याद रखेंगे, मान लो कोई छूटा हुआ पात्र हितग्राही है और उसको पैसा नहीं मिला है, तब की स्थिति में क्या होगा? तब की स्थिति में जो परिवार का मुखिया होगा, जिला अनुश्रवण समिति के अनुशंसा पर वो समिति जो है वो देखेगी कि इसको पैसा मिलना है तो कितना मिलना है, कैसे मिलना है और क्यों नहीं मिला है। इस पर जो अधिकार हो किसका है? जिला अनुश्रवण समिति का है। चलिए अगली बातें जो है इस योजना के संदर्भ में देखते हैं। प्रशासनिक व्यय क्या होता है? तो इस योजना में सरकार के द्वारा जो सरकारी कामकाज है, जो आपका फोटोकॉपी हो या डाक सुविधा या डाक पोर्टल का जो खर्चा है वो कहां से दिया जाएगा, कितना होगा? तो याद रखेंगे इस योजना में जितना कुल बजट होगा उस कुल बजट का 0.50% प्रशासनिक व्यय के रूप में आवंटित किया जाएगा। ठीक है। अब इस योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए यदि कोई समस्या आती है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कतें आ रही हैं तो इसके लिए 2 समितियां बनाई गई है। ठीक है। 2 समिति में आप याद रखेंगे, एक राज्य स्तर पर है, दूसरा आपका जिला स्तर पर है। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति है। इस राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष जो है राज्य के मुख्य सचिव होंगे और 8 अलग अलग विभागों के जो व्यक्ति होंगे उनको भी इसमें सदस्यता दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। इस समिति का अपना कुछ जिम्मेदारी, अपना कुछ दायित्व भी है, उस दायित्व भी देख लेते हैं। इस समिति का दायित्व पहला, योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी तथा अंतर विभागीय समन्वय करना है। कार्य योजना तैयार कर उसके निर्देशों को प्रसारित करना है। सत्यापन कार्य की समीक्षा भी यही समिति करेगी, इसका ये प्रमुख दायित्व है। आप याद रखेंगे यदि इस योजना के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस बाधा को दूर करने की भी जिम्मेदारी राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की होनी है। अगली चीज देखें तो शिकायतों का परीक्षण कर त्रुटियों का परिमार्जन, ये क्या होता है? तो इस दरमियान इस योजना के दौरान यदि कोई हितग्राही से शिकायत आता है या कहीं से भी शिकायत आता है तो वो शिकायत सही है या गलत है, सही है तो कैसा है, क्यों है, क्या समस्या आ रही है, इस पर पूरी तरह से छानबीन करके उस शिकायत का निराकरण करना भी इस राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की जिम्मेदारी है। एक और समिति है जिसे जिला अनुश्रवण समिति कहा गया है। जिला अनुश्रवण समिति राज्य स्तरीय समिति जैसे ही है, परंतु इसके अध्यक्ष जो है जिला कलेक्टर होंगे। जो प्रत्येक जिला का जो कलेक्टर होगा अपने जिला के समिति का अध्यक्ष होगा और जिला पंचायत का सीईओ यानी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होगा? सदस्य सचिव होगा। और साथ ही साथ जिले के अंतर्गत आने वाले 5 अलग अलग विभागों के व्यक्ति भी इसके सदस्य मनोनीत होंगे। ठीक है। तो यह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना रहा। यह आपके सीजीपीएससी प्री मेंस और अन्य एग्जाम्स तथा सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस योजना का पीडीएफ फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम में मौजूद है। आप टेलीग्राम में सहस्त्र एकेडमी सर्च करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 7509230000 पर कांटेक्ट करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।